हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। केवीएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद साइंस। हम पढ़ा रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान, जिसमें चैप्टर नंबर 2 मानव तंत्र। तो मानव तंत्र में अब तक हमने श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, दो तंत्र पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। तो रक्त परिसंचरण तंत्र से पहले हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड यानी रक्त। रक्त क्या होता है और हम क्या क्या काम करता है रक्त परिसंचरण तंत्र में। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का कार्य कौन करता है? हमारा हृदय करता है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रक्त यानी ब्लड, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। रक्त यानी ब्लड भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये एक तरल संयोजी उत्तक का बना हुआ होता है। तो इसमें जो तरल संयोजी उत्तक है वो क्या है, हम क्या लिखेंगे? यह एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। इसमें एक तरल संयोजी उत्तक है। इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि ये दो भागों से मिलकर बना होता है। यानी एक तो उसका प्लाज्मा होता है, दूसरी होती है रक्त कणिकाएँ। तो प्लाज्मा में 55% होता है और बाकी का इसमें रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं। तो इसमें यहाँ पर इसकी अगली विशेषता लिख लो कि यह हल्का क्षारीय होता है। यह हल्का क्षारीय होता है जिसका पीएच 7.4 होता है, ठीक है। ये प्रकृति इसकी रक्त क्या होती है? हल्की सी क्षारीय होती है जो पीएच 7.4 के करीब होती है। 7 पर उदासीन होता है, 7 से कम हो तो वो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो ये क्या होती है? 7.4 होती है, यानी 7 से ज़्यादा है। तो इसको बोल सकते हैं हम कि जो रक्त है वो हल्का क्षारीय होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? ये बनता कहाँ है? इसका निर्माण रक्त का निर्माण, अब देखो रक्त का निर्माण दो तरह से होता है ना। वैसे तो इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन जब भ्रूण अवस्था या नवजात शिशु में इसका निर्माण प्लीहा से होता है। तो हम ये लिखेंगे रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा का मतलब होता है कि जो हमारी बोन होती हैं, हड्डियां होती हैं, उनके बीच में जो खाली जगह होती है उसमें जो पदार्थ भरा होता है उसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। तो वहाँ पर इनका निर्माण होता है और शिशु अवस्था या भ्रूण अवस्था में अस्थि मज्जा में होता है तथा शिशु यानी जन्म के बाद शिशु अवस्था, या हम लिख सकते हैं भ्रूण अवस्था व शिशु अवस्था में इसका निर्माण प्लीहा में होता है, स्पेलन में होता है, प्लीहा में होता है। इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि उस समय हड्डियां इतनी विकसित नहीं हो पाती हैं जो रक्त का निर्माण कर सकें। तो शिशु अवस्था या भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा में होता है। और रक्त का वैसे सामान्य तौर पर निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। तो ये इसकी रक्त की विशेषताएँ हैं। इसके बाद सामान्य व्यक्ति में लगभग कितना पाया जाता है इसको? सामान्य व्यक्ति में लगभग 7 लीटर के करीब रक्त पाया जाता है, या 5 लीटर के करीब रक्त पाया जाता है। लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है। ये थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसके बाद जो रक्त दो तरह की कणिकाओं से, दो तरह के पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि रक्त के 2 भाग होते हैं। रक्त के 2 भाग होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं भी बोलते हैं उनको। तो प्लाज्मा कितना होता है? लगभग 55% प्लाज्मा होता है रक्त में और 45% कणिकाएं होती हैं रक्त में।
इस तरह से अब इसमें प्लाज्मा में भी क्या होता है, प्लाज्मा में भी ज़्यादातर क्या होता है, जल की मात्रा होती है जो 95% के करीब होती है, यानी 90 से ऊपर इसमें जल पाया जाता है। ये 92% के करीब होता है, 92% जल होता है, और बाकी का इसमें जो 8% है वो है कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, पदार्थ होते हैं। इसके बाद आती है बात कणिकाओं की। रक्त कणिकाएं जो रक्त का 45% भाग बनाती हैं। तो हमें पता है रक्त में सामान्यतः 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, रक्त कणिकाओं को आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, इनको आरबीसी या लाल रक्त कणिकाएं या सेल्स भी बोलते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं भी बोलते हैं। ये कणिकाएं या कोशिकाएं हो सकती हैं, कणिकाएं या कोशिकाएं कहते हैं इनको। सेकंड है WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। इसके बाद तीसरी होती हैं वो बिंबाणु होते हैं जो रक्त का थक्का जमाने में काम आते हैं, बिंबाणु। तो इनको प्लेटलेट्स भी बोलते हैं, जो रक्त का थक्का जमाने में विशेष रूप से काम में आते हैं। तो ये हमारा रक्त का वर्गीकरण हो गया। ब्लड 2 भाग बने होते हैं। प्लाज्मा 55% होता है जिसमें 45% रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। प्लाज्मा में भी क्या होता है, 92% जल होता है यानी लिक्विड होता है, और बाकी जो 8% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो ये रक्त प्लाज्मा क्या काम करता है, प्लाज्मा रक्त कणिकाओं को संचलन के लिए मार्ग प्रदान करता है। इस प्लाज्मा में रक्त कणिकाएं आगे आराम से तैर सकती हैं, धमनियों में बह सकती हैं, सिराओं में बह सकती हैं। रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं 3 तरह की होती हैं, आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, WBC श्वेत रक्त कणिकाएं और बिंबाणु। इनके कार्य और इनकी विशेषताएं हम बारी बारी से करेंगे। पहले आरबीसी पढ़ेंगे, फिर WBC, उसके बाद बिंबाणु। इनका जीवन काल कितना होता है, इनकी संरचना कैसी होती है, ये कहाँ बनती हैं, कहाँ पर ये नष्ट होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। यहाँ तक रक्त की विशेषताएं हैं और रक्त का वर्गीकरण है। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, आरबीसी, WBC और बिंबाणु के बारे में हम पढ़ेंगे। ये आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, इनमें ये क्या होती हैं, रक्त में बहुत ज़्यादा होती है। कणिकाओं की संख्या तो 3 होती है वैसे, जिसको आरबीसी, WBC और बिंबाणु कहते हैं, मिलकर रक्त बनाती हैं, कणिकाएं बनाती हैं, कोशिकाएं बनाती हैं। तो ये क्या करते हैं, इसमें रक्त का 99% भाग इसका आरबीसी का होता है। इसका मतलब कि रक्त में सबसे ज़्यादा आरबीसी ही पाई जाती हैं। इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। और ये लाल क्यों होती हैं, क्योंकि इनमें हिम नामक प्रोटीन पाया जाता है जो आयरन से रिलेटेड होता है, जिसके कारण ये लाल रंग की दिखाई देती हैं। तो इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण इनका रंग लाल होता है। इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। जैसे हमने पढ़ा है कि कोई भी कोशिका है, हम 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं, केंद्रक विहीन कोशिकाएं और केंद्रक युक्त कोशिकाएं। तो ये भी एक तरह की कोशिकाएं ही हैं, आरबीसी हैं, लेकिन इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, तो इनको केंद्रक विहीन कोशिकाएं भी कहते हैं। तथा इनकी औसत आयु 120 दिन की होती है, औसत एवरेज आयु है, यानी इनमें आरबीसी बनती रहती है और नई आरबीसी बनती है, पुरानी आरबीसी समाप्त होती रहती है। 120 दिन के अंदर नई आरबीसी बनना स्टार्ट रहती है। तो इनकी संख्या अन्य कणिकाओं की तुलना में, जैसे आरबीसी है, आरबीसी की संख्या WBC और अन्य प्लेटलेट्स की तुलना में सबसे ज़्यादा होती है। यदि हम आरबीसी और WBC के अनुपात की बात करें तो आरबीसी और WBC इनका अनुपात ये 600:1 होता है, यानी ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आरबीसी पाई जाती है। संख्या लाखों में होती है, जबकि WBC की संख्या हज़ारों में होती है। यहाँ पर इसमें इनकी संख्या अन्य कणिकाओं की तुलना में सबसे अधिक होती है।
ये हीमोग्लोबिन, जो इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम Hb से इंडिकेट करते हैं, हीमोग्लोबिन है, आरबीसी में पाया जाता है। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है, ये आरबीसी श्वसन में भी काम आती है। कैसे? क्योंकि इनका जो हीमोग्लोबिन है वो O2 व CO2 के परिवहन में भी सहायता करता है। कि आरबीसी से जब O2 जुड़ती है तो शुद्ध रक्त बन जाता है, यानी शुद्ध रक्त जो कि सिराओं में, धमनियों में बहता है, और ये जैसे ही ऊतकों में जाता है तो वहाँ पर उसका ऊर्जा का अपघटन होता है, CO2 का निर्माण होता है, वहाँ से O2 हट जाएगा और CO2 से जुड़कर उसका बाहर फेफड़ों में निकाल दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है रक्त में O2 व CO2 का परिवहन भी करता है, यानी श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर आरबीसी की मृत्यु, क्यों 120 दिन बाद नई आरबीसी बननी है, तो आरबीसी सारी एक साथ खत्म नहीं होती है। जैसे आरबीसी कुछ कण अब बने हैं, कुछ कण उसके बाद बनते हैं, तो वो पुराने जो कण होते हैं उनके जैसे 120 दिन होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, उनकी जगह पर नए कण बन जाते हैं। तो इतनी संख्या में जो आरबीसी होती है जाती कहाँ है? खत्म होने के बाद, मरने के बाद ये कहाँ पर चली जाती है कि आरबीसी की मृत्यु यकृत में होती है, लीवर में होती है। जहाँ पर ये आरबीसी जाती है और वहाँ पर ये समाप्त होती रहती है, वहाँ पर ये दफन होती रहती है, यानी वहाँ पर यकृत में आरबीसी का भक्षण किया जाता है। तो हम आरबीसी को, यानी यकृत को, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। यानी यही कारण होता है कि जैसे मान लो लाल रक्त कणिकाओं की जब कमी हो जाती है तो उसकी आरबीसी की कमी से सिकल सेल एनीमिया, यानी एनीमिया नामक रोग हो जाता है। यानी लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है, उनका बनना लाल अस्थि मज्जा में होता है और समाप्त होना यकृत में होता है। इस तरह से आरबीसी रक्त में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे ज़्यादा रक्त कणिकाएँ होती हैं। इसके बाद है जो दूसरे प्रकार की कणिकाएँ होती हैं वो है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स, यानी श्वेत रक्त कणिकाएँ। इनकी जब इसकी तुलना करें तो ये संख्या में इनकी तुलना में बहुत ही कम होती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप आरबीसी का। जब ये ब्लड में आरबीसी जो होती हैं ये क्या होती है, जैसे जैसे कम होने लगती है, जैसे हम कोई बीमार पड़ते हैं, शरीर पर बाह्य वायरस का या बैक्टीरिया का अटैक होता है तो हमारी आरबीसी इफेक्ट होती है। आरबीसी की हमारी रक्षा कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। ये कमज़ोर हो जाती हैं तो जो बाहर के जीवाणु होते हैं वो आरबीसी को नष्ट करने लगते हैं और आरबीसी की ज़्यादा मात्रा यकृत में इकट्ठा होने लगती है, जो मृत आरबीसी होती है। यकृत क्या काम करता है? यकृत आरबीसी का कब्रिस्तान इसलिए कहलाता है क्योंकि मृत आरबीसी इसमें ही आके इकट्ठा होती है और यकृत क्या करेगा, उस मृत आरबीसी को एक पीले पदार्थ में कन्वर्ट कर देता है जो कि पाचन में काम आता है। कई बार जब ज़्यादा आरबीसी की मृत्यु होती है, यानी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, तो वो उस पीले रंग का पदार्थ जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है, जिससे हम कहते हैं कि व्यक्ति को पीलिया हो गया, है ना। तो उससे क्या होता है, उसका शरीर का रंग पीला पीला होने लगता है, तो उसी को हम पीलिया कहते हैं। जब आरबीसी की ज़्यादा मृत्यु होती है, ज़्यादा इसमें आरबीसी दफन होने लगती हैं। इसके बाद डब्ल्यूबीसी पढ़ते हैं। इसके बाद है डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कोशिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं। ये क्या होती है? मैन हमारे जो शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको विकसित करती हैं, उसको बनाती हैं। बाहर से आने वाले जीवाणुओं रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। एक तरह से ये गार्ड सेल की तरह काम करती हैं, यानी हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। बाहर से जैसे ही वायरस या जीवाणु अटैक करते हैं तो ये उनसे लड़ने का काम करती हैं। और कई बार क्या होता है कि जब ज़्यादा बाहर से जीवाणु या वायरस अटैक करते हैं तो इनकी संख्या कम पड़ जाती है, ये कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिससे बाहरी जीवाणु शरीर पर अटैक कर देते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। तो ये कहाँ बनती हैं, कैसे काम करती हैं? तो ये शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, इम्यूनिटी बढ़ाती हैं डब्ल्यूबीसी। शरीर इनका निर्माण भी लाल अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन संख्या बहुत ही कम होती है। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति होती है, यानी हीमोग्लोबिन इसमें नहीं पाया जाता, जिसके कारण ये रंगीन प्रकृति की होती है, कलरलेस होती हैं, रंगहीन होती हैं। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। दूसरा नाम इनका क्या है? ल्यूकोसाइट। इनका जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन या 5 दिन तक जिंदा रहती हैं, उसके बाद ये नष्ट हो जाती हैं। तो नष्ट होने में भी क्या होता है, ये आपस में एक दूसरे को भक्षण कर लेती हैं, भक्षी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ये
ये रक्त में ही समाप्त हो जाती हैं, ब्लड में ही ख़त्म हो जाती हैं। जो अन्य WBC होती है वो मृत RBC को WBC को अपने आप ही उसका भक्षण कर देती हैं, क्योंकि इनमें कई प्रकार की कणिकाएं भी पाई जाती हैं जो ये काम करती हैं। इनमें केंद्रक पाया जाता है, यानी ये केंद्रक युक्त होती हैं। इनकी संख्या RBC की तुलना में बहुत ही कम होती है। उस समय पिछले उसमें बताया था पहले, इनका जो अनुपात होता है 600:1 होता है। 600 होते हैं RBC और 1 अनुपात होता है WBC का। तो इस तरह से इस अनुपात में ये पाई जाती है। WBC 2 प्रकार की होती है। एक तो कणिका युक्त होती है जिसको ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, जो इसमें कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे कणिकाएँ पाई जाती हैं। इन कणिकाओं को न्यूट्रोफिल्स, इओफिल्स और बेसोफिल्स कहते हैं, इनके नाम से जानते हैं। न्यूट्रोफिल्स एक प्रकार की भक्षी कोशिकाएं होती हैं जो सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाती हैं। अकणिका युक्त कोशिकाएं यानी एग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। इनमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट 2 तरह की कणिकाएं पाई जाती हैं। लिम्फोसाइट ये भक्षी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, आने वाले जीवाणु वायरस को अटैक करती हैं, उसका भक्षण करती हैं, और मृत RBC उसका WBC का भी ये भक्षण करती रहती हैं। तो ये 3 तरह से होते हैं, B लिम्फोसाइट्स, T लिम्फोसाइट्स और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं यानी नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं इनको। और मोनोसाइट्स क्या होती हैं, ये परिपक्व अवस्था में जब आ जाती हैं तो ये महाभक्षक कोशिकाओं में बदल जाती हैं, इनको महाभक्षक कोशिकाएं भी कहते हैं। इस तरह से हमारे शरीर में WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं एक प्रतिरक्षी तंत्र का कार्य करती हैं और बाहर के आने वाले रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। रक्त में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद जो थर्ड आता है वो है बिंबाणु। कई बार जो चोट लगने, कटने, फटने से रक्त का स्राव होता है, रक्त की हानि होती है, तो उसको बचाने के लिए बिंबाणुओं का उपयोग होता है। बिंबाणु उसमें सहायता करते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये WBC है, WBC की विशेषताएं हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं बिंबाणु या प्लेटलेट्स। इसके बाद है बिंबाणु या प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। रक्त कणिकाओं का तीसरा भाग होता है। इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है तथा इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। इनका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है, अधिकतम कभी कभी 10 दिन का भी हो सकता है। इनकी मृत्यु लीहा में होती है तथा इनका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाना होता है। ये बिंबाणु की विशेषता होती है। छोटी छोटी कणिकाएं होती हैं, जैसे कोई चोट लग जाती है, घाव हो जाता है उस पर, तो ये क्या काम करती है, यहाँ से रक्त बहता है तो रक्त को बहने से रोकती हैं। ये क्या करती हैं, इसके घाव के ऊपर ऐसा जाल सा बना लेती हैं। इनसे स्रावी जो पदार्थ होता है वो लिक्विड का कलरलेस निकलता है, जो एक जाल सा बनाता है। अब इस जाल में क्या होती है, जो WBC है वह RBC, ये दोनों साथ रहती हैं। बाहर निकलेंगी तो इन जाल में ये फंस जाती हैं और एक परत बना लेती हैं घाव के ऊपर, जिसको हम थक्का कहते हैं, रक्त का थक्का जमना कहते हैं। तो रक्त का थक्का किससे जमता है, बिंबाणुओं की सहायता से रक्त का बहाव या बहना रुक जाता है और घाव पर एक पतली परत बन जाती है जो सूख कर उसका थक्का बना देती है। इस तरह से रक्त की हानि को रोकने का महत्वपूर्ण काम ये करती हैं रक्ताणु। इसके बाद हम रक्त के प्रकार कौन कौन से होते हैं, रक्त की कणिकाएं कौन के आधार पर रक्त के अलग अलग प्रकार होते हैं। जो हम RBC पढ़ते हैं, RBC की जो कोशिकाएं होती हैं उनके ऊपर एंटीजेंस पाए जाते हैं। एंटीजेंस के आधार पर रक्त को कई समूहों में वर्गीकृत किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद है टाइप ऑफ ब्लड्स यानी रक्त के प्रकार। तो रक्त के प्रकार में क्या, टाइप ऑफ ब्लड्स में क्या होता है कि जैसे हमारे रक्त में RBC पाई जाती है ना, RBC रक्त में उपस्थित RBC के आधार पर रक्त में पाई जाने वाली RBC की कोशिकाओं की सतह पर उपस्थित विशेष प्रकार के एंटीजन यानी प्रतिजन भी बोलते हैं, प्रतिजन A व B की उपस्थिति व अनुपस्थिति
की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर रक्त 4 समूहों में विभक्त होता है, जिन्हें ए, बी, AB व O रक्त समूह कहते हैं। ये क्या होते हैं? व्यक्ति में अलग अलग समूह का रक्त पाया जाता है, जिसको हम एक सारणी से बताते हैं। सारणी में क्या लिखते हैं हम? इनमें प्रत्येक एंटीजन के साथ एंटीबॉडी भी होती है। एंटीजन एंटीबॉडी किस ग्रुप के साथ क्या पाई जाती है? तो यहाँ पर हम पहला जो बनाते हैं वो है रक्त समूह। तो इसके बाद जो दूसरा होता है इसको प्रतिजन, यानी जो एंटीजन्स होते हैं उसको प्रतिजन कहते हैं या एंटीजन भी कहते हैं। इसके बाद एंटीबॉडी, एंटीजन भी बोलते हैं, एंटीजन। और यहाँ पर एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी करते हैं। इस तरह से हम इनको एक सारणी के रूप में बनाते हैं। हमारे जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो क्या हैं? AB व O। इस तरह से ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। यहाँ पर ये 4 रक्त समूह हैं हमारे। इस तरह से एक सारणी के रूप में बनाए तो रक्त समूह A, रक्त समूह B और रक्त समूह AB व O 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। इनमें एंटीजन्स की बात करें तो इसमें तो एंटीजन A होता है, इसमें एंटीजन B होता है, केवल A, इसमें केवल B, और इसमें क्या होता है? A व B दोनों होते हैं। इसमें AB रक्त समूह में एंटीजन A व B होते हैं तथा O रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है? कोई एंटीजन नहीं होता। जिनका ब्लड ग्रुप O होता है उनमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। अब बात करते हैं एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी एंटीजन के विपरीत होती है, वो सेम होती है। यदि A रक्त समूह है, एंटीजन A है, तो एंटीबॉडी भी A होगी। हम उसको छोटे a से भी इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे मान लो उसको A लिख दिया। इसमें B में क्या होगी? एंटीबॉडी B होगी। और यहाँ पर क्या होगी? अब देखो इसमें एंटीजन A व B दोनों हैं, तो इस कंडीशन में इसमें एंटीबॉडी ना तो A होगी और ना ही B होगी। यहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, यानी क्रॉस कोई एंटीबॉडी नहीं होती, प्रतिरक्षी नहीं होते। कारण क्या होता है कि यदि इसमें A है, यदि A और B हमारे पास 2 एंटीजन हैं, ये एंटीजन A और ये B। एंटीजन A के साथ एंटीबॉडी क्या होती है? A होती है और इसके साथ B होती है। अगर दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों एक साथ पाए जाते हैं, हमारे पास एंटीबॉडी A व B एक साथ पाए जाते हैं। तो यदि एंटीबॉडी इसमें जो आती है A, तो A B की जो एंटीबॉडी है B इसको ख़त्म कर देती है और A इसकी B को ख़त्म कर देती है। यानी जो एंटीजन A होता है ये इसकी एंटीबॉडी को ख़त्म कर देता है और B होता है वो इसकी एंटीबॉडी को ख़त्म कर देता है। अर्थात इसमें कोई किसी तरह की एंटीबॉडी नहीं होती। अगर ये दोनों उपस्थित हों तो रक्त का थक्का जम जाता है, नसों में ही रक्त बहना बंद हो जाएगा, वहीं पर जम जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ब्लड ग्रुप O की बात करें, इसमें कोई एंटीजन नहीं है, तो इसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती हैं, A व B दोनों होती हैं, दोनों उपस्थित होती हैं। तो एंटीबॉडी एंटीजन के आधार पर रक्त समूह 4 वर्गों में बांटा गया है, रक्त समूह A, B और AB और O, इस तरह से। तो ये हो गया रक्त के प्रकार। इसके बाद हम पढ़ते हैं रक्त के कार्य। हमारे शरीर में रक्त के क्या क्या कार्य होते हैं, कैसे कैसे काम करता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर जो रक्त समूह है ये हम इसके बाद क्या होता था कि जैसे इस ग्रुप का A ग्रुप है तो उसमें A का ही ब्लड चढ़ाया जाता था, B पर B का ही चढ़ाया जाता था।
कारण क्योंकि इस ए को ए ग्रुप का ब्लड चढ़ाएंगे तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, कारण उसमें एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी भी ए होगी। अगर हम इसमें ए ग्रुप में बी का चढ़ा देते हैं तो ये एंटीबॉडी बी इसकी एंटीबॉडी को एंटीजन को समाप्त कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो इसलिए अब आगे जैसे क्या हुआ कि ए के साथ हमने ए को रक्त को चढ़ा दिया, ए ब्लड ग्रुप में यदि ए ब्लड ग्रुप को चढ़ा देते हैं या उसमें स्थानांतरण कर देते हैं ब्लड का, तो भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसे कई केस आने के कारण उस पर एक कारक का पता चला जिसको हम RH कारक कहते हैं, जिसका हम डिटेल में RH फैक्टर कहते हैं। तो उसका डिटेल हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ पर इनका डिटेल होता है। तो उसके आधार पर हमने इन 4 समूहों को भी और 2-2 वर्गों में बांटा गया। वहाँ पर जो ए होता है, ए पॉजिटिव होता है, ए नेगेटिव होता है, इसी तरह से बी भी क्या होगा, बी पॉजिटिव होगा और बी नेगेटिव होगा। ऐसी ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। तो हमारे 8 समूह बन जाते हैं वहाँ पर, जो RH कारक के कारण उनको 2-2 वर्गों में और बांट दिया गया है, जिनका डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब तक इस चैप्टर में इतना ही है कि ये रक्त समूह है, इतना डिटेल। इसके बाद है हमारा टॉपिक रक्त के कार्य। तो रक्त के क्या क्या कार्य होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य होता है। इनमें 3 तरह की कणिकाएँ पाई जाती हैं, RBC, WBC और बिंबाणु। तो इनके काम क्या होते हैं, अलग अलग काम करते हैं, इनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं रक्त की। जैसे सबसे पहले RBC में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, जिसके माध्यम से शुद्ध ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है और अशुद्ध CO2 बाहर निकलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि रक्त का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो है O2 व CO2 का परिवहन करना। ये कौन करता है, RBC करती है। इसके बाद ये शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, रक्त के pH के मान को भी नियंत्रित करता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रक्त शरीर के तापमान को व pH को नियंत्रित करता है। ठीक है। इसके बाद जो रक्त का और जो बहुत से काम होते हैं, ये क्या शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत बनाता है। प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत कौन बनाता है, WBC किसमें होती है, रक्त में पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि रक्त का जो काम होता है, शरीर को प्रतिरक्षी या प्रतिरक्षा प्रदान करता है, शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जिससे शरीर को रोगाणु से लड़ने की क्षमता विकसित हो जाती है। और ये आवश्यक पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने का काम भी करता है। आवश्यक पोषक तत्वों का परिवहन भी रक्त के माध्यम से होता है। यानी जो पोषक तत्व होते हैं, जो भोजन से प्राप्त होते हैं या अन्य कारणों से प्राप्त होते हैं, उनका परिवहन भी रक्त के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। और हार्मोन्स को आवश्यक स्थानों पर पहुंचाने का कार्य रक्त के द्वारा किया जाता है। क्योंकि जो हमारी ग्रंथियाँ होती हैं, अंतःस्रावी बहिस्रावी जो भी ग्रंथियाँ, तो जो इनका बहिस्रावी ग्रंथियाँ तो उनमें क्या होती हैं, रक्त उनमें नलिकाएं पाई जाती हैं। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं वो अपने स्राव पदार्थों को सीधे ही रक्त में डाल देती हैं, जिससे वो हार्मोन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है, जिन अंगों को ज़रूरत होती है, उन अंगों तक वो पहुँच जाते हैं। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन्स होते हैं, उनको उनकी आवश्यक स्थानों पर पहुँचाने का कार्य रक्त द्वारा किया जाता है।
कारण क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों में वाहिनियाँ रक्त वो हार्मोन्स के स्रावित करने के लिए वाहिनियाँ नहीं होती हैं, जिसके कारण वो ग्रंथियाँ अपने स्राव पदार्थों को सीधे ही रक्त में डाल देती हैं, जिसके कारण वो रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन हार्मोन्स का परिवहन करता है, स्थानांतरण करता है। तो इनके परिवहन और स्थानांतरण में हार्मोन्स के परिवहन और स्थानांतरण में रक्त की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उनका भी उत्सर्जन करता है। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन भी किया जाता है। तो ये रक्त के कार्य हो गए हैं। इसके बाद हम इसी टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि अब रक्त का परिसंचरण कैसे होता है, ये रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचता है। तो रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना धमनी और शिराओं के माध्यम से संपन्न होता है। तो इनको पहुंचाने का काम जो काम करता है, वो पार्ट होता है, वो है हृदय, हार्ट रक्त को पंपिंग करता है, यानी उसको पंप करने का काम करता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक वीडियो को लगातार देखते रहें, नोट्स साथ साथ बनाते रहें, इनको नोट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।